हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारी जो बीए फाइनल में आज हमारी राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर की चौथी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। चौथी यूनिट हमारी प्रथम 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी और आज हम चौथी यूनिट में जो विदेश नीति के बारे में जो दिया गया था, तो उसमें हम अमेरिकी विदेश नीति के बारे में आज बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख उद्देश्य क्या है और अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं रही हुई है, इनके बारे में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि अमेरिकी विदेश नीतियां वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। प्रथम विश्व युद्ध की घटना से पूर्व की जहाँ बात करते हैं या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी विदेश नीति में समय समय पर वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ की विदेश नीति में किस प्रकार से एक आमूलचूल जो परिवर्तन किया गया है या किस प्रकार से इसके उद्देश्य में जो परिवर्तन किया गया है, ये जग जाहिर है और हमें देखने को मिलता है। हम विशेष रूप से बात करते हैं कि अमेरिकी जो विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत कुछ परिवर्तन या इसको देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 विचारधाराएं, 2 ताकतें और 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 शक्तियां एक विभाजन के रूप में देखने को मिलती हैं और दोनों ही ताकतें अपना अपना अलग अलग अंदाज में अपने अपनी शक्तियों को मजबूत करने का प्रयास करने लगते हैं। पहली विचारधारा की जहाँ बात करते हैं तो पहली आती है साम्यवादी विचारधाराएं। साम्यवादी विचारधाराएं जिनका नेतृत्व करने वाले सोवियत संघ और ये चीन है, ये लोग अपनी विचारधाराओं का प्रसार करते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो विचारधारा है वो है पूंजीवादी विचारधाराएं, जिसका नेतृत्व विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति के जो उद्देश्य रहे हुए हैं उनका उद्देश्य ये रहा है कि हम किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना करें, किस प्रकार से साम्यवादी जो गुट है या साम्यवादी जो प्रसार है, साम्यवादी प्रसार को किस प्रकार से रोका जाए या उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी डेवलपमेंट की जाए, हम आर्थिक उपनिवेशवाद की नीति को किस प्रकार से तैयार करें या किस प्रकार से उसको उसके माध्यम से किस प्रकार से जो जो पिछड़े हुए देश हैं या गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं या एशिया महाद्वीप के देश हैं, इन देशों को जो नव उपनिवेशवाद शिकार से जो देश स्वतंत्र हुए थे, तो उस प्रकार की उनकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी नीड है और उनका जो किस प्रकार से अपने और उसको अनुकूल किया जाए या किस प्रकार से शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण जो विदेश नीति की जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों में किस प्रकार से इन्होंने बदलाव किया या किस प्रकार से ये जो अमेरिकी विदेश नीति की जो रणनीतिकार है, इन्होंने किस प्रकार से अपने विदेश नीति के उद्देश्य इंगित किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति का जो पहला उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित, हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो अपने हितों को सर्वोच्च नहीं मानता है, क्योंकि अमेरिका भी राष्ट्रीय हित या अपने स्वयं के राष्ट्र की सुरक्षा को सबसे पहले महत्वपूर्ण मानता है। वो देखता है कि विश्व पटल पर हमारी जो स्थिति है वो किस प्रकार से अन्य देशों की तुलना में किस प्रकार से मजबूत है, हम विश्व एक ध्रुवीकरण के ओर से पूरी विश्व हमारी ओर से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो उसमें अमेरिका विशेष रूप से हम देखते हैं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की जो शक्ति संतुलन है इसको किस प्रकार से बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यूरोप में विशेषकर पश्चिम जर्मनी और एशिया में जापान और पाकिस्तान का वो समर्थन की आवश्यकता महसूस करता है ताकि वो सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाए। यानी कि साम्यवादी जो खेमा है, साम्यवादी खेमा को किस प्रकार से एक बैलेंस किया जाए, उसके लिए कौन कौन से जो पड़ोसी देश हैं या कौन कौन सी जो ताकतें, उन ताकतों को किस प्रकार से अपनी और उसको मिलाया जाए, अपनी ओर से समर्थन देकर के किस प्रकार से उनकी ताकत को या उनकी जो पॉलिसी है अपने देश के अनुकूल की जाए। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी हम बात करते हैं कि साम्यवाद के अवरोध को रोकना। अमेरिकी विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से ये साम्यवाद के अवरोध को रोकना। आपने देखा होगा कि जो साम्यवादी अमेरिकी विदेश नीति या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो साम्यवादी विचारधारा के जो देश थे, ये देश अपने अपने
इस प्रकार से व्यवस्थाएं या प्रसार कर रहे थे जिससे कि इनको एक खतरा था, तो वो खतरा था कि पूंजीवादी ताकतों से। तो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रकार की जो ताकतें थे ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थी या एक दूसरे के विरुद्ध में थी। तो अमेरिका चाहता कि किसी भी प्रकार से साम्यवाद के प्रसार को किस प्रकार से रोका जाए। तो साम्यवाद को प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास भी किए थे, जैसे कि अमेरिकी कूटनीति का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो साम्यवाद को रोकने का था। उसने विस्तारवादी सोवियत संघ और चीनी रूपों को विशाल रूस और चीनी की सीमा के चारों तरफ से इस शक्ति को एक घोलने का प्रयास किया था कि ये चाहते थे कि जो साम्यवादी जो प्रसार है ये केवल चीन और रूस तक ही सीमित रहे, इन सीमाओं से बाहर नहीं जाए। जो अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो इनके खेमे में नहीं आए। तो इस साम्यवाद के प्रसार को और साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी विदेश नीति में कई प्रकार से जैसे मार्शल योजना इत्यादि भी लाई थी, डॉलर योजना भी लाई थी, जिससे कि इसको रोका जाए। उसके बाद में बात करते हैं कि जनतंत्र की रक्षा करना, जनतंत्र की रक्षा करना की रक्षा। अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है लोकतंत्र की किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, क्योंकि अमेरिका प्रारंभ से ही लोकतंत्र का समर्थक रहा है। और पहला जो विश्व युद्ध लड़ा गया था और पहला विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो लोकतंत्र या जनतंत्र की एक सुरक्षा के लिए लड़ा गया था। और हम सेकेंड वर्ल्ड वार की जहां बात करते हैं तो ये रूजवेल्ट ने अमेरिका के उद्देश्य को हिटलर की तानाशाही को रोकने के लिए या हिटलर की तानाशाही को किस प्रकार से विश्व स्तर पर समाप्त करने के लिए जो लड़ा गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका विशेष रूप से जो स्वतंत्रता का समर्थक है, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक है और लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। अमेरिका चाहता है कि किस प्रकार से दुनिया में या विश्व में शांति स्थापित हो, उसके लिए लोगों को किस प्रकार से एक अधिकार मिले, किस प्रकार से लोगों के साथ में इक्वलिटी हो, उसके लिए उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की थी। उसने कहा था कि सभी व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता हो, यानी कि वाक की अभिव्यक्ति, यानी व्यक्ति अपनी बात को रख सके, अपनी भाषण दे सके। धर्म की स्वतंत्रता की उन्होंने अमेरिका ने पैरवी की थी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, यानी दुनिया में सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार किस प्रकार से मिले। अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति एक स्वतंत्र या निडर होकर के किस प्रकार से जीवन जिए, इस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में अमेरिका ने जो पैरवी की थी, जो एक लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र की जो पहली जो डिमांड है वो पहली डिमांड भी यही है कि लिबर्टी एंड इक्विलिटी, यानी कि दुनिया में स्वतंत्रता और समानता किस प्रकार से स्थापित किया जाए, ये लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को किस प्रकार से समान दृष्टिकोण से देखा जाए, उसकी स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार के उद्देश्य जो अमेरिका ने है वो अपने विदेश नीति में बनाए थे। उसके बाद में उसने तनाव को कम करने का उद्देश्य भी अमेरिकी विदेश नीति में इन्होंने इसका उद्देश्य को लिया था कि सोवियत संघ और अमेरिकी दोनों के जो पारस्परिक जो आपस में जो तनाव है, इस तनाव को किस प्रकार से कम किया जाए, या दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो तनाव का आरोप प्रत्यारोप लगवाते हैं उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1963 में दी गई थी और परमाणु अप्रसार संधि 1968 में, साल्ट प्रथम एवं साल्ट द्वितीय तथा INFS संधि 1987 में, स्टार्ट संधि 1991 तथा 1993 में। तो ये जो दोनों ये इतनी प्रकार की जो संधियां हैं, इस दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विवाद को काफी समर्थन मिल गया था और दुनिया के सामने ये देखने को मिला था कि अमेरिका ये साम्यवादी ताकतें और जो पूंजीवादी ताकतें, इन दोनों में जो विरोध के जो स्वर है धीरे धीरे इसमें शिथिलता आ रही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विश्व शांति की ओर इंगित कर रहे। और ऐसी स्थिति में इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो परमाणु परीक्षण के जो प्रतिबंध लगवाने का जो प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरे धीरे दोनों के बीच में तनाव, क्योंकि कोई राष्ट्र नहीं चाहता कि कोई भी राष्ट्र तनाव की स्थिति में कभी अपना विकास नहीं कर सकता है। तो अमेरिका इस मामले में भली भांति जानता है कि जब तक देश में शांति नहीं रहेगी, अगर देश तनाव में उलझा रहेगा तो ऐसी स्थिति में वहां अपना विकास करना संभव नहीं है। तो इन्होंने तनाव को कम करने के लिए या साम्यवादी और प्रसार था, साम्यवादी एवं पूंजीवादी जो तनाव था, दोनों के बीच में जो तनाव था, इस तनाव को भी कम करने का प्रयास भी
किया था। उसके बाद में विश्व शांति की जहाँ बात करते हैं, अमेरिका ने विश्व शांति की पहल के भी एक मजबूत पैरवी की थी। और हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ की जहाँ हम बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक दुनिया में जो शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, तो इसका भी अमेरिका ने पुरजोर समर्थन किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात करते हैं, तो उसमें आता है कि नई विश्व व्यवस्था का किस प्रकार से निर्माण किया जाए, और नई विश्व व्यवस्था का जो निर्माण किया जाएगा, उस नई विश्व व्यवस्था में किस प्रकार से अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में देखते हैं कि एकमात्र जो अमेरिका है वो दुनिया के पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था। और अमेरिका एक इतना बड़ा ताकतवर हो गया था, उसके पास में न केवल परमाणु ताकत थी, बल्कि परमाणु ताकत के साथ साथ में उसके पास में डॉलर की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ताकत थी। और आज जो डॉलर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो कीमत है वो दिनों दिन डॉलर की जो दूसरी मुद्राओं की अपेक्षा इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। और आज हर राष्ट्र चाहता है कि अपने जो विदेशी जो मुद्रा का जो भंडार है उसमें डॉलर को किस प्रकार से ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार इत्यादि को बैलेंस में कर सके। उसके बाद में आज भी देखते हैं कि आज दुनिया में जो पूरी जो व्यापार या पूंजी की बात करते हैं, तो 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 जो परमाणु का भी जो हिस्सा है, ये भी अमेरिका के पास में। उसके बाद में विश्व की जहां हम आय की बात करते हैं, तो आय के मामले में भी आज अमेरिका के पास में 1/3 जो विश्व की आय का हिस्सा है वो अमेरिका के पास में है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक आयातक राष्ट्र की श्रेणी में आता है। और विश्व व्यापार का जो 5वां हिस्सा है वो अमेरिका के पास में। उसके बाद में इतना नहीं, इतना होने के बाद में भी आज भी अमेरिका की जो भूख है वो शांत नहीं हुई है। और धीरे धीरे वो अपने देश को और भी जो दुनिया के देशों के ऊपर ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इंटरनेट के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में हम देखते हैं तो आज भी जो अमेरिका है दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा एक टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक दौड़ में सबसे आगे देखने को मिलता है। डॉलर की मांग आज दिनों दिन बढ़ रही है, डॉलर आज महंगा हो रहा है। और डॉलर के दृढ़ होने से जो दूसरे देश हैं वो भी अपनी मुद्रा भंडार में इसकी स्थिति को कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां हैं, उसकी जो पॉलिसी हैं, उसको भी एक हैंडल करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो योजना है या जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी भी इर्द गिर्द कहीं न कहीं उसको अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका अपनी विदेश नीति ने अपने उद्देश्य जो है उनको किस प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका कई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही नहीं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जहां बात करते हैं, हम विश्व बैंक की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की बात करते हैं, तो इस प्रकार से जो तमाम प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो नीतियां हैं वो नीतियां भी एक अमेरिकी विदेश नीति के अनुकूल कार्य करिए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका है वो इस प्रकार से नई विश्व व्यवस्था की ओर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आतंकवाद की जहाँ बात करते हैं, आतंकवाद के उन्मूलन की बात करते हैं। 11 सितंबर अगर 2001 की बात करें, 11 सितंबर 2001 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी तरह देखते हैं कि उससे पहले अमेरिका ने आतंकवाद के बारे में, हालांकि भारत ने कई बार पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकवाद का एक आरोप लगाए और सबूत भी पेश किए, लेकिन अमेरिका ने इस चीज को नहीं माना है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका का विश्व व्यापार केंद्र या पेंटागन जो शहर है, उस पेंटागन शहर पर इस तारीख को जब आतंकवादियों के द्वारा जब बमबारी की गई थी, इसको उड़ाया गया था, तब से लेकर के अमेरिका ने कहा कि ये हमारे देश के खिलाफ एक युद्ध की कार्रवाई है, यानी कि ये एक सद्म युद्ध का रूप है और अमेरिका इस सद्म युग का अंत करके ही रहेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आज हम विश्व राजनीति की जहाँ बात करते हैं तो आज अमेरिका है वो आतंकवाद का एक उन्मूलन करने के लिए भी एक तत्पर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज दुनिया की कई बड़े बड़े जो देश हैं आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां के किसी भी प्रकार के रूप को स्वीकार नहीं करता है। और विशेषकर अमेरिका इसका पक्ष धर रहा है कि दुनिया में आतंकवाद का समापन किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से अमेरिका प्रयासरत रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति की जो उद्देश्य हैं वो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये जो उद्देश्य हैं उसके स्वयं के देश के इर्द घूम रहे, या किस प्रकार से एक अमेरिकी विदेश नीति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी किस प्रकार से एक धाक हो,
और अंतर्राष्ट्रीय विश्व की दुनिया के जो जितने भी जो व्यापार है उसको किस प्रकार से अमेरिका प्रभावित करे, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इस संगठन को अमेरिका किस प्रकार से उनकी नीतियों को प्रभावित कर अपने देश के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। धन्यवाद।